विवेक मोनिका के साथ कार में बैठकर वापस राहतगढ़ लौटने के लिए निकलता है। विवेक के मन में बहुत कुछ चल रहा है। वो रह रहकर सोचता है, क्या वापस जाकर मैं सही कर रहा हूं? हाँ, बिल्कुल। आखिर इसमें गलत क्या है? क्या मैं वहां जाकर एक बार फिर वहां की उलझनों में फंस कर रह जाऊंगा और नैना से दूर हो जाऊंगा? नहीं, मैं अब ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। यहां विवेक के मन में ये बातें रह रहकर घूम रही हैं, जबकि मोनिका इस बात को लेकर परेशान है कि वो विवेक को अपने साथ ले तो जा रही है, मगर बात क्या करेगी? ऊपर से राजा साहब ने उससे साफ कहा है कि उसे कैसे भी करके विवेक और गायत्री को मिलवाना ही है। देखते ही देखते विवेक और मोनिका एक बार फिर से महल में पहुंचते हैं। वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, नंदू मोनिका से कहता है, मैडम प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई है, कुंवर साहब को मेरे बारे में मत बताना। नंदू ये रिक्वेस्ट कर ही रहा होता है कि विवेक गाड़ी से उतरकर लंबे लंबे कदमों से अपने रूम की तरफ जाता है। यहां मोनिका ने नंदू से साफ साफ कह दिया था कि उसे विवेक को सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा, वरना वो नंदू को छोड़ेगी नहीं। इसलिए मोनिका और नंदू भी विवेक के कमरे में पहुंचते हैं। वहां जाते ही विवेक मोनिका से कहता है, मोनिका, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तुमको जो भी कहना है जल्दी से कहो। इस पर मोनिका नंदू को आगे करते हुए कहती है, अब बता, तूने कुंवर साहब के साथ जो भी किया वो क्यों किया और किसके कहने पर किया? ये सुनते ही विवेक मोनिका से कहता है, मोनिका, मेरे आगे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये बताओ कि तुम मुझे यहां क्या बताने के लिए लाई हो। मोनिका विवेक की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और उससे कहती है, मगर कुंवर साहब, आपको भरी भीड़ में इस तरह से ले जाने वाले के बारे में आप जानना नहीं चाहेंगे? आखिर ये सब किसके कहने पर किया गया है? मोनिका, विल यू प्लीज शट अप? विवेक के इस एटीट्यूड को देखकर मोनिका सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो एक बार फिर से विवेक को कुछ बताने की कोशिश करते हुए कहती है, कुंवर साहब, मैं नहीं जानती कि आपको क्या पता है क्या नहीं, मगर मैंने इसे आपके ऊपर नजर रखते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और मैं चाहती हूं कि ये आपको सब सच सच अपने मुंह से बताए कि आखिर ये सब कुछ कर ही क्यों रहा है। ये सुनकर विवेक का माथा चढ़ जाता है और वो नंदू को देखकर उससे कहता है, चल बता, किसके कहने पर तू ये सब कर रहा है? नंदू बहुत घबराया हुआ है। वो इधर उधर देखता है और फिर वो धीरे से उंगली उठाकर मोनिका की ओर इशारा करता है। ये देखते ही मोनिका का खून उबल जाता है और वो नंदू को मारने के लिए दौड़ती है। तब विवेक बीच में आकर नंदू को बचाते हुए उससे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? विवेक जैसे ही नंदू से ये सवाल करता है, मोनिका विवेक को घूर कर देखने लगती है और उसे समझ नहीं आता कि नंदू जो अभी थोड़ी देर पहले उससे खुद को बचाने के लिए कह रहा था, वो मोनिका का नाम क्यों ले रहा है। मोनिका इस बात से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। विवेक के पूछने पर बुरी तरह से नंदू हां में सर हिलाता है और तब विवेक नंदू को वहां से जाने के लिए कहता है। नंदू को जाता देखकर मोनिका विवेक से कहती है, आपको इसे यूं इस तरह से बिना सच जाने नहीं देना चाहिए था। अब क्या सच बचा है जानने को मोनिका? हाँ, अब एक बात है जो मुझे तुम बता सकती हो कि तुम क्यों नहीं चाहती थी कि मैं दुनिया के सामने आऊं। ये सुनते ही मोनिका का दिमाग खराब हो जाता है और वो समझ नहीं पाती कि वो इस कंफ्यूजन को कैसे ठीक करे। वो फिर भी विवेक को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए कुंवर साहब, मैं आपको सब कुछ बताती हूं, मगर आपको मेरी बातों पर भरोसा करना होगा। ये सुनते ही विवेक हंसने लगता है और मोनिका से कहता है, ओह कम ऑन मोनिका, कैसी बातें कर रही हो? मुंबई से लेकर यहां आने तक मैंने सिर्फ तुम पर ही भरोसा किया था, और तो और आज मैं वापस भी सिर्फ तुम पर भरोसा करके ही आया हूं। तो मुझे लगता है ये भरोसे वाली बात छोड़कर हमें कुछ और बात करनी चाहिए। मोनिका विवेक की तरफ देखते हुए जैसे ही अपनी सफाई में कुछ कहने लगती है कि तभी उसे एक मैसेज आता है, जिसे देखते ही वो टेंशन में आ जाती है। उस मैसेज में लिखा था, हमारे सभी होटल्स पर छापे पड़ रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द रुकवाना होगा। मोनिका उस मैसेज को पढ़कर बौखला जाती है और खुद से कहती है, ओह शिट, ये क्या? नो नो, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? शिट,
मैं यही सब तो कुंवर सा को बताना चाहती थी, मगर मगर अब मैं क्या करूं? वो जैसे ही विवेक से इस बारे में बात करने लगती है, विवेक वहां से उठकर चला जाता है। वो उसे रोक नहीं पाती और मन ही मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे राजा साहब को जाकर ये बात बतानी चाहिए? हाँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। ऐसे सोचते हुए मोनिका राजा साहब के कमरे की तरफ बढ़ती है। उधर आदिल घायल हालत में हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा है और उसके हाथ को बेड के कोने से हथकड़ी से बांधा हुआ है। आदिल अपने पैर की तरफ देखने की कोशिश करता है, पर दर्द के कारण वो ऐसा नहीं कर पाता और अगले ही पल दर्द के मारे कराहने लगता है। सिद्धार्थ के अरेस्ट होने की बात से अनजान आदिल अपनी ये हालत देखकर गुस्सा हो जाता है और सोचता है, अच्छा खासा अपनी कोचिंग का बिजनेस देख रहा था, ना जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने सिद्धार्थ के साथ पार्टनरशिप करने की सोची होगी। पार्टनरशिप तक तो ठीक था, पर मुझे इस डील में उसका साथ नहीं देना चाहिए था। साला खुद तो अपनी मां के दम पर फरार हो गया और मुझे सड़ने के लिए यहां छोड़ गया। पर अगर मैं इस केस में अंदर जाऊंगा ना, तो एक बात पक्की है, मेरे साथ सिद्धार्थ और रेखा भी इसमें अंदर जाएंगे। आदिल ये सब सोच ही रहा होता है कि आदिल के केस का इंचार्ज इंस्पेक्टर और 2 डॉक्टर्स की एक टीम अंदर आती है। उन्हें देखकर आदिल सोने का नाटक करने लगता है। इंस्पेक्टर डॉक्टर से पूछता है, ये कब तक ठीक होगा? हमें इसे कोर्ट में पेश भी करना है डॉक्टर। आप हमें कोई एस्टिमेट दे दीजिए कि आप इसे यहां से कब तक डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर आदिल को देखकर कहते हैं, हमने इनके टेस्ट किए थे और उन्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन में इन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर, क्योंकि हमें इसे कल ही कोर्ट लेकर जाना है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इसके तार बहुत बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं और हो सकता है कि वो लोग अपना नाम क्लियर कराने के लिए इसे किसी तरह का लालच दे सकते हैं या फिर इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे में हम इसे जितनी जल्दी जेल में शिफ्ट कर दें उतना ही अच्छा होगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आदिल के चेहरे पर पसीना आने लगता है और उसके शरीर में कपकपी सी छूट जाती है। वहीं इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर कहता है, हम आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे और कल सुबह तक इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। इतना कहकर डॉक्टर्स और इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं। यहां राहतगढ़ में मोनिका जैसे ही राजा साहब के कमरे के पास पहुंचती है, उसे आजाद का फोन आता है। वो राजा साहब के कमरे के अंदर जाते जाते रुक जाती है और आजाद का फोन उठाती है। मोनिका के फोन उठाते ही आजाद उससे कहता है, मोनिका प्लीज मेरी बात सुनो, अभी तुम राजा साहब को कुछ मत बताना। आजाद डरा हुआ था। मोनिका पहले से ही आजाद को लेकर डाउट में थी। ऊपर से आजाद का ये फोन उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि हो ना हो इस मामले में आजाद का ही हाथ है। तब मोनिका उससे पूछती है, तुम हो कहां आजाद? इस पर आजाद उससे कहता है, ये मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकता हूं, मगर मोनिका प्लीज अभी तुम राजा साहब। मोनिका आजाद के मुंह से राजा साहब का नाम दोबारा सुनकर गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है आजाद? तुम जानते हो हुआ क्या है? हाँ मोनिका, हमारे होटल्स पर रेड पड़ी है। आजाद के मुंह से इस बात को सुनकर मोनिका के होश उड़ जाते हैं और तब वो आजाद से कहती है, हाउ डेयर यू आजाद, तुम जानते हो ये कितनी बड़ी बात है और तुम मुझे ये बात राजा साहब से बताने के लिए मना कर रहे हो। हाँ मोनिका आजाद की कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, जस्ट शट अप आजाद, मैं जानती हूं इसमें तुम्हारा हाथ है, तुम्ही ने कुछ न कुछ गड़बड़ की है, इसीलिए ये सब हो रहा है और मैं ये बात राजा साहब को बताकर ही रहूंगी। तुम्हें जो करना है कर सकते हो। इतना कहकर जैसे ही मोनिका फोन रखने लगती है कि तभी आजाद उससे कहता है, मोनिका प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। इस पर मोनिका फोन रखते हुए रुक जाती है और आजाद से कहती है, ठीक है, तुम्हें जो कहना है कहो, फिर मुझे राजा साहब के पास जाना है। ये सुनकर आजाद मोनिका से कहता है, मोनिका देखो, मुझे पता नहीं था कि होटल्स में ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे बस थोड़ा
आजाद इतना कहता है कि उसका फोन कट जाता है। आजाद की अधूरी बात सुनकर मोनिका कहती है, हेलो आजाद, हेलो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बार बार पूछने पर भी मोनिका को दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई देती। तब इस तरह से यूं अचानक आजाद का फोन कट जाने पर मोनिका थोड़ा परेशान हो जाती है और किसी सोच में डूब जाती है। यहां न्यूज पर नैना के वर्कशॉप शुरू करने के फैसले के बाद लोगों के समर्थन को सुनकर रेखा नैना से कहती है कि उन्हें वर्कशॉप फिर से शुरू करनी चाहिए। नैना सरप्राइज्ड हो जाती है और रेखा को देखने लगती है। नैना को कंफ्यूज्ड देखकर रेखा हंसते हुए कहती है, तुम्हारे वर्कशॉप स्टार्ट करने के बाद से ही अगर इतने लोग तुम्हारे फॉलोअर्स बन गए हैं तो सोचो वर्कशॉप स्टार्ट होने पर क्या होगा, और अगर उस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से हमें कोई बेनिफिट मिलता है तो हम उसे जरूर स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर नैना समझ जाती है कि रेखा ने इस मामले में भी पॉलिटिक्स ढूंढ ली है और अब वो वर्कशॉप को भी पॉलिटिकल गेन के लिए यूज करेगी। इस पर नैना कहती है, पर मुझे पॉलिटिक्स और किसी फॉलोअर से कोई मतलब नहीं है। मैं ये सब पापा के ड्रीम और लोगों की हेल्प के लिए करना चाहती हूं। ये सुनकर रेखा कहती है, अब देखो नैना, हमें पता है कि इस बिजनेस से हमें कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट तो होगा नहीं, और रही बात ड्रीम और हेल्प की, वो तो तुम तब भी करोगी ही। बस हम उस काम को एडवर्टाइज करके उसका फायदा ले लेंगे। रेखा की बात सुनकर नैना सोचती है, अभी अगर मैंने मम्मी से बहस कर दी तो क्या पता मम्मी मुझे वर्कशॉप स्टार्ट ही करने ना दें। इसलिए फिलहाल होशियारी इसी में होगी कि मैं मम्मी की बात मान लूं। वैसे भी मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। नैना को सोचते हुए देखकर रेखा कहती है, तुम समझ गई हो ना कि मैं क्या कह रही हूं? नैना एकदम से बोल पड़ती है, हाँ मम्मी, बिल्कुल, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। ये सुनकर रेखा मुस्कुराने लगती है और कुछ देर बाद वापस टीवी देखने लगती है। नैना और देवव्रत वहां से निकल जाते हैं। क्या नैना वर्कशॉप चलाने के लिए सच में रेखा की हेल्प लेगी? और क्या होगा जब राजा साहब को होटल्स पर पड़ी रेड के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नैना और देवव्रत के जाने के बाद रेखा वहीं बैठकर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में नैना की वायरल वीडियो पर कई चर्चाएं होने लगती हैं। नैना का वायरल वीडियो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता है, जिसके कारण सोशल मीडिया ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा नैना को सपोर्ट करने लगता है। रेखा न्यूज देख ही रही होती है कि तभी सुधीर वहां आ जाता है। उस वक्त सुधीर को वहां देखकर रेखा एकदम से चौंक जाती है। रेखा कहती है, सुधीर, आओ आओ बैठो। ये सुनकर सुधीर वहां लगी चेयर पर बैठ जाता है। रेखा सुधीर से कहती है, इस वक्त कैसे आना हुआ? ये सुनकर सुधीर कहता है, मुझे आपसे फंडिंग को लेकर कुछ बात करनी थी। इस पर रेखा कहती है, हाँ कहो, क्या बात है? सुधीर जवाब देता है, मैंने पार्टी फंड में अपना हिस्सा डिपॉजिट करवा दिया है और मेरे साथ साथ कुछ और बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी डिपॉजिट करवा दिया है। सुधीर की बात सुनकर रेखा खुश हो जाती है और उससे कहती है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। और देखो ना, तुम अगर पहले ही मेरी बात मान लेते तो मुझे तुमसे रूड होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, जो कुछ भी हुआ, आफ्टर ऑल हम हैं तो पुराने पार्टनर्स ही ना। ये सुनकर सुधीर हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ वो तो है, पर मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है मैडम। रेखा सुधीर की इस बात से समझ जाती है कि उसने अपने किसी फायदे के लिए ही उसकी पार्टी को फंडिंग दी है, पर वो सुधीर के मुंह से ही सुनना चाहती है कि सुधीर के मन में क्या चल रहा है। इस पर रेखा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं सुधीर, बिल्कुल कहो। इस पर सुधीर कहता है, वो जो
अलीबाग गोवा हाईवे प्रोजेक्ट का काम शुरू होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आपके सीएम बनते ही उस हाईवे का टेंडर मेरी कंपनी को ही मिले, ताकि इससे हम दोनों का ही फायदा हो। ये सुनकर रेखा सोचती है, एक बार मैं सीएम बन गई ना, तो इसे टेंडर देना तो दूर, मैं इसे मुंह भी नहीं लगाऊंगी। पर अभी तो मुझे अपने इन्वेस्टर्स भी बचाने हैं और इलेक्शंस भी जीतने हैं। इसके लिए मुझे फिलहाल इसका दिल रखने के लिए हाँ करनी ही होगी। इसके बाद रेखा कहती है, अरे ये भी कोई कहने की बात है। मेरे इलेक्शंस जीतने के बाद तुम्हारा स्पेशल ध्यान रखूंगी, तुम इस बारे में बेफिक्र हो जाओ। ये सुनकर सुधीर कहता है, देखो मैडम, मैं अब आपसे साफ साफ बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि पिछले इलेक्शंस की तरह इस बार भी आप इलेक्शन जीतते ही मुझे साइड कर दें। मैं इस बार पार्टी के ऊपर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरे साथ वैसा ही कुछ हो। इस बार आपको मुझे कुछ सॉलिड देना पड़ेगा। सुधीर की यह बात सुनकर रेखा थोड़ा सा झेंप जाती है और कहती है, देखो सुधीर, हमारे पास पूरा फ्यूचर पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि बीते हुए कल की बातें हमारे रिश्तों को खराब करें। और पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी जिम्मेदार जितनी मैं हूं उतने ही तुम भी हो। खैर, छोड़ो इस बात को और फ्यूचर की तरफ देखो। इस बार मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दूंगी और तुम्हारी कंपनी नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी बनकर उभरेगी। इस पर सुधीर रेखा की बात से सहमत होने का दिखावा करता है और कहता है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर सुधीर अपनी जगह से उठने लगता है। तभी रेखा उससे कहती है, अब आ ही गए हो तो डिनर करके ही जाना। वैसे भी कई साल हो गए हमने साथ में डिनर नहीं किया। इसी बहाने कुछ और बातें भी हो जाएंगी और पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। पर सुधीर वहां से जाने की बात कहता है और रेखा के बहुत कहने पर सुधीर डिनर करने के लिए मान जाता है। डिनर टेबल पर रेखा सुधीर को अपने साथ मिलाने के लिए एक प्लान बनाती है और हेमंत के बारे में उससे बात करने लगती है। हेमंत के नाम का जिक्र सुनकर सुधीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सोचता है, ये अचानक हेमंत की बात को बीच में क्यों लेकर आ गई? कहीं इसे रौनक और हेमंत के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? रेखा कहती है, मुझे लगता है कि अब जब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो ही गया है तो तुम्हें यह बात भी जान लेनी चाहिए कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे और किसी का नहीं बल्कि उस हेमंत का ही हाथ है। रेखा के एक्सीडेंट के पीछे हेमंत का हाथ होने की बात से अनजान सुधीर ये बात सुनकर चौंक जाता है। यहाँ राहतगढ़ में जब मोनिका आजाद की बात सुनने के लिए दोबारा उसे फोन लगाती है तो उसका फोन नहीं मिलता और तभी मोनिका को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, मोनिका, मेरे फोन में बैटरी नहीं है, मैं आजाद हूं और किसी और के फोन से मैसेज कर रहा हूं, प्लीज इस पर कॉल बैक मत करना। तुम मुझे बचपन से जानती हो, मैंने कभी किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया है। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूं। अगर तुमने राजा साहब को इसके बारे में बताया तो ये लोग मुझे मार देंगे। मैं तुम्हें जल्दी ही फोन करके सब बताऊंगा, मगर तुम प्लीज राजा साहब से कुछ मत कहना। ये मैसेज पढ़कर मोनिका के पसीने छूटने लगते हैं। अब उसे समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो बुरी तरह से कांपने लगती है और परेशान होकर वापस जाने लगती है कि तभी राजा साहब की नजर उनके कमरे के बाहर खड़ी मोनिका पर पड़ती है। तभी राजा साहब मोनिका को अंदर बुलाने का इशारा करते हैं। मोनिका अब सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो मन ही मन में सोचती है, क्या आजाद सच कह रहा है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया है, या ये भी उसकी कोई चाल है? अब अगर मैं राजा साहब से ये बात छुपाती हूं तो रियासत को आर्थिक तौर पे जो नुकसान होगा वो तो झेलना ही पड़ेगा, मगर इसके साथ जो इस बिजनेस का लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसका क्या? और अगर मैं राजा साहब को सब बताती हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आजाद सच में किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए मोनिका अपने भावों पर नियंत्रण करते हुए राजा साहब के पास जाती है। वो जैसे ही राजा साहब के पास पहुंचती है, राजा साहब उससे कहते हैं, मोनिका, जैसा तुमने बताया था विवेक ने हीरा को अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो क्या तुम्हें लगता है कि विवेक बाकी सब चीजों पर भी इसी तरह से कंट्रोल पा लेगा? हालांकि मोनिका अपने आप को
बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी वो राजा साहब की बात को ध्यान से नहीं सुन पाती और उनसे कहती है, मगर फिर आजाद का क्या होगा? ये बात सुनते ही राजा साहब की भौहें चढ़ जाती हैं। वो मोनिका को घूर कर देखने लगते हैं। यहां मुंबई में अपने घर पर दिन भर की थकान के बाद नैना अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। नैना वर्कशॉप स्टार्ट होने की बात को सोच सोचकर खुश होने लगती है। नैना एकदम से उठकर बैठ जाती है और वर्कशॉप के बारे में इमोशनल होकर सोचती है। अगले ही पल वो पुरुषोत्तम जी के रूम में वर्कशॉप एंड बिजनेस मॉडल से जुड़ी फाइल्स लेने के लिए जाने लगती है। पुरुषोत्तम जी के स्टडी रूम में पहुंचकर वो एक कप बोर्ड खोलकर उसमें रखी फाइल्स देखने लगती है और वहां से वर्कशॉप और बिजनेस से जुड़ी कुछ फाइल्स निकाल लेती है। फाइल्स लेकर नैना वापस लौट रही होती है कि उसकी नजर पुरुषोत्तम जी की स्टडी टेबल पर रखी फैमिली फोटो पर जाती है, जिसमें पुरुषोत्तम जी, रेखा, नैना, विवेक और सिद्धार्थ सभी मौजूद थे। नैना उन फाइल्स को टेबल पर रख देती है और उस फोटो को उठाकर देखने लगती है। फोटो देखते देखते वो वहां रखे सोफे पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, कितना अच्छा होता कि आप आज हमारे साथ होते पापा। कितनी हंसती खेलती फैमिली थी हमारी, और आज आप हमारे साथ नहीं हैं। सिद्धार्थ जेल में है और विवेक के साथ तो मेरी कभी जमी ही नहीं। देखो ना, आज मुझे आपकी कितनी जरूरत है और आप ही मेरे साथ नहीं हैं। मैं एकदम अकेली पड़ चुकी हूं पापा। काश कि आप लौट आते। ये सब सोचकर नैना की आंख से एक आंसू टपक कर फोटो पर जा गिरता है। नैना उसे साफ करने को टिश्यू पेपर उठाती है और देखती है कि वो आंसू उस जगह पर गिरा है जिस जगह पर विवेक की फोटो है। नैना आंसू को साफ करती है और सोचती है, मुझे याद है कि तुम पापा से कितना प्यार करते थे विवेक, और शायद इसीलिए तुम उनसे मिलना चाहते थे। भले ही हमारा रिश्ता लोगों की नजर में हस्बैंड वाइफ का था, पर तुम्हें पता है कि हमारे बीच वो केमिस्ट्री कभी नहीं बन पाई थी। आज मैं जब इतनी अकेली हूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि काश कम से कम तुम तो मेरे साथ होते, पर शायद हमारी किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। इतना सोचकर वो फोटो को साफ करके वापस रख देती है और फाइल्स को पलटने लगती है। कुछ देर बाद थकान के कारण नैना वहीं सोफे पर सो जाती है। यहां राहतगढ़ में मोनिका जैसे ही राजा साहब के सामने आजाद का नाम लेती है, राजा साहब उसे घूर कर देखने लगते हैं। तभी मोनिका को रियलाइज होता है कि उसने राजा साहब के सामने आजाद का जिक्र कर दिया है। तब वो अपनी बात को संभालते हुए कहती है, सॉरी राजा साहब, वो मैं ये सोच रही थी कि हीरा आजाद का फेवरेट घोड़ा है। अब कुंवर साहब ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया है तो वो उनके साथ हो जाएगा। ऐसे में आजाद का क्या होगा? ये सुनते ही राजा साहब को जोर से हंसी आ जाती है और वो मोनिका से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है मोनिका। जब तक किसी रियासत के उत्तराधिकारी को कोई टक्कर नहीं देता, तब तक उसे अपने उत्तरदायित्व का एहसास नहीं होता है। यहां हमारे पोते ने इस जीत को हासिल करके ये तो सबूत दे दिया है कि वो हमारा खून है, इस रियासत का उत्तराधिकारी। इस बात पर मोनिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब राजा साहब मोनिका से कहते हैं, अब मोनिका, आजाद कहाँ है? ये सुनते ही मोनिका की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो जैसे ही राजा साहब को आजाद के बारे में बताने लगती है कि तभी कुछ लोग राजा साहब से मिलने के लिए आते हैं। राजा साहब मोनिका को जाने का इशारा करते हैं। मोनिका वहां से निकल जाती है, मगर उसके दिमाग में भयंकर उलझन है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे सामने विवेक नजर आता है जो उसी तरफ आ रहा था। विवेक को अपनी ओर आते देखकर मोनिका का गला सूख जाता है और वो इधर उधर देखने लगती है। उसके दिल की धड़कनें ये सोचकर बढ़ी हुई हैं कि अगर विवेक को यहाँ का सच पता चल गया तो, अगर विवेक ने उससे कहा कि वो अभी जा रहा है तो क्या होगा? अगर विवेक ने राजा साहब को बता दिया कि नंदू ने मोनिका का नाम लिया है जिसकी वजह से वो शक के दायरे में है, तो अगर इनमें से विवेक ने कुछ भी कहा तो मोनिका क्या करेगी? मोनिका ये सब सोच ही रही होती है
कि तभी विवेक उसके पास से होकर आगे निकल जाता है। 1 मिनट के लिए तो मोनिका राहत की सांस लेती है, मगर फिर जल्दी ही उसे ये एहसास होता है कि विवेक राजा साहब के कमरे की तरफ जा रहा है। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर विवेक मोनिका को लेकर ही राजा साहब के पास बात करने के लिए गया है। ये एहसास होते ही मोनिका भागकर विवेक के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहती है, कुंवर सा। विवेक के कंधे पर मोनिका जैसे ही हाथ रखती है वो रुक जाता है। मोनिका इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आखिर विवेक राजा साहब से मिलने क्यों जा रहा है। तो ऐसे में अब क्या करेगी मोनिका? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वर्कशॉप शुरू करने की मोनिका जैसे ही विवेक के कंधे पर हाथ रखती है वो रुक जाता है और मुड़कर मोनिका को देखता है। मोनिका मन में ढेरों सवाल लिए बस किसी भी तरह से विवेक को रोकना चाहती थी। अब जब उसके रोकने से विवेक रुक गया है तब वो समझ ही नहीं पाती कि उसे विवेक से क्या कहना चाहिए। विवेक मोनिका को देखता है और उससे पूछता है, क्या हुआ मोनिका, तुमको मुझसे कुछ काम है क्या? इस पर मोनिका हाँ में सर हिलाती है और फिर नहीं में। ये देखकर विवेक अपने माथे को सिकोड़ता हुआ उससे कहता है, मोनिका। तब मोनिका उससे कहती है, हाँ कुंवर सा, मैं ये कह रही थी कि आप प्लीज नंदू की बात मत मानिएगा। मुझे नहीं पता कि वो मेरा नाम क्यों ले रहा है। आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं ना, मैं इस तरह की कोई हरकत क्यों करूंगी। मेरा मतलब है, मैं आप पर नजर क्यों रखवाऊंगी, आपको किसी भी ऐसी मुसीबत में क्यों डालूंगी जिससे आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कुंवर सा, प्लीज मेरी बात पर भरोसा कीजिए। ये सुनकर विवेक मोनिका से कहता है, मुझे पता चल गया है मोनिका, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम चिंता मत करो, मुझे अभी दादाजी ने किसी अर्जेंट काम से बुलाया है, मुझे अभी अंदर जाना होगा। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ऐसा कहकर स्माइल करता हुआ विवेक वहां से चला जाता है। विवेक के जाने के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है जो मोनिका को लगता है। पहले आजाद और अब विवेक। ऐसे में मोनिका फिर से एक बार मन ही मन में सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? कुंवर साहब को क्या पता चल गया है? राजा साहब ने उन्हें इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? कहीं उन्हें रेड की बात? नहीं, मुझे आजाद से इस बारे में बात करनी होगी। ऐसा सोचते हुए मोनिका आजाद को फोन लगाती है, मगर उसका फोन नहीं मिलता। तब मोनिका को याद आता है कि उसके फोन में बैटरी नहीं थी। मोनिका इस बात पर चिढ़ जाती है और पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। यहां मुंबई में मेन हॉल में रेखा और सुधीर साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। सुधीर को अपने जाल में पूरी तरह फंसाने के लिए रेखा उसे कुछ राज बताने के बारे में सोचकर अपने एक्सीडेंट की साजिश की बात करती है। रेखा के एक्सीडेंट के पीछे हेमंत का हाथ होने की बात से अनजान सुधीर ये बात सुनकर चौंक जाता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रेखा इस बात को नोटिस कर लेती है और सुधीर से कहती है, तुम ये बात सुनकर इतना क्यों घबरा गए हो? कहीं तुम्हारा हेमंत से कोई लेना देना तो नहीं है? ये सुनकर सुधीर एकदम से कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि हेमंत इतना कैसे गिर सकता है और इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। इस पर रेखा हंसती है और कहती है, चेला गुरु के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम पर ही अगर मैंने इस संबोले का सिर कुचल दिया होता तो आज ये मुझे ही डसने की कोशिश नहीं करता। ये सुनकर सुधीर कहता है, तो इसका मतलब है कि हमें अब हेमंत का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इस पर रेखा कहती है, नहीं, हमें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही हेमंत से डरने की जरूरत है। पर हां, मैं सही समय आने पर खुद ही अपनी गुरु दक्षिणा ले लूंगी। यह कहकर रेखा हंसने लगती है। सुधीर रेखा को ऐसे हंसते हुए देखता है। कुछ देर बाद रेखा और सुधीर अपना डिनर खत्म कर चुके थे। सुधीर वहां से जाने के लिए हॉल से निकलता है। रेखा अपनी व्हीलचेयर पर बैठी बैठी ही उसे दरवाजे तक छोड़ने आती है। सुधीर रेखा से कहता है, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए।
जब भी अगली मीटिंग हो मुझे बुला लीजिएगा। ये सुनकर रेखा बनावटी मुस्कान के साथ कहती है, हम जल्द ही एक बड़ी रैली करने वाले हैं और मैं चाहती हूं कि तुम भी मेरे साथ उस रैली में प्रेजेंट रहो। सुधीर रेखा की ये बात मान जाता है और अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। सुधीर के कार में बैठते ही रेखा मन ही मन में कहती है, अब अगर सुधीर का हेमंत के साथ कोई भी लेना देना है तो सुधीर एक्सीडेंट वाली बात उसे जरूर बताएगा और इस बात से हेमंत बौखला कर कुछ न कुछ गलती जरूर कर बैठेगा। और अभी मैं चाहती भी यही हूं कि उसे गलतियां करने का मौका दूं। तो सुधीर, ये तेरी अग्नि परीक्षा है। आधी रात के बाद भूख लगने पर नैना खुद को पुरुषोत्तम जी के स्टडी रूम में पाती है। उसे याद आता है कि थकान के कारण वो फाइल्स को पढ़ते पढ़ते वहीं पर भूखी ही सो गई थी। उस वक्त उसे अचानक से ही विवेक की याद आ जाती है कि कैसे विवेक ने उसके लिए कई बार उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट तैयार किया था, मगर हर बार वो विवेक की इंसल्ट करके वहां से चली जाया करती थी। इस पर नैना टेबल पर रखी फैमिली फोटो की तरफ देखती है। अगले ही पल नैना अपना मोबाइल उठाती है और विवेक को भेजने के लिए एक मैसेज टाइप करती है। नैना उस मैसेज में लिखती है, मेरे अंदर अभी जो फीलिंग्स है ना, वो मैं किसी को बताना चाहती हूँ। विवेक, मुझे पता है कि हमारा कनेक्शन कभी भी इतना मजबूत नहीं रहा, पर आज मुझे लग रहा है कि अगर आज तुम मेरे पास होते तो मुझे इन फीलिंग्स से अकेले नहीं लड़ना पड़ता। मुझे पता है कि हमारा रिश्ता कभी भी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, पर काश तुम मुझे ऐसे छोड़कर ना चले जाते और एक और कोशिश करके देखते। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है विवेक। मुझे ये भी पता है कि तुमने हमेशा ही मेरा साथ देने की, मुझे खुश रखने की कोशिश की है, और मैं चाहती हूं कि तुम एक और बार वही कोशिश करो। मैंने कई बार तुम्हारा प्यार ठुकराया है, पर मैं इस बार मान जाऊंगी, पर तुम कोशिश तो करो। मैसेज टाइप करने के बाद नैना कुछ सोचने लगती है और बहुत देर तक नैना के अंदर एक असमंजस की भावना उमड़ती रहती है और अचानक नैना मैसेज को ड्राफ्ट में सेव कर देती है और जोर से कहती है, नहीं, मैं किसी से कोई भी भीख नहीं मांगूंगी। मुझे पता है कि मैं स्ट्रांग हूं और वैसे भी ये मेरी लड़ाई है। मैं इस लड़ाई को अकेले लड़ूंगी और जीतूंगी भी। इस लड़ाई में मुझे किसी की हमदर्दी या मदद नहीं चाहिए। इतना कहकर उसकी नजर उस फोटो की तरफ जाती है और उस फोटो को हाथ में उठा लेती है। कुछ देर उस फोटो को देखने के बाद नैना कहती है, मैं जब जब इसे देखूंगी मुझे तुम्हारी याद आती रहेगी और अब मैं खुद को कमजोर नहीं होने दूंगी। इतना कहकर नैना उस फोटो को जोर से जमीन पर पटक देती है। अगले ही पल उस फोटो फ्रेम पर लगा कांच टूटकर बिखर जाता है। नैना नीचे झुककर फोटो फ्रेम में से वो फोटो निकाल लेती है और उस फोटो को बुरी तरह से फाड़ देती है। तभी उसे एक बार फिर किसी के हंसने की आवाज आती है। नैना घबराकर चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो आवाज दोबारा आती है। नैना बहुत घबरा जाती है और उसकी नजर फोटो फ्रेम के टूटे हुए कांच पर पड़ती है, जिसमें उसे उस रात वाली ही परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर नैना चिल्लाकर कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर उसकी परछाई हंसते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है कि एक फोटो के टुकड़े को फाड़कर तू सच्चाई को बदल सकती है? आखिर खुद से और खुद की सच्चाई से ही कब तक भागती रहेगी नैना? नैना गुस्से से कहती है, मैं किसी सच्चाई को बदलने की कोशिश नहीं कर रही हूं और ना ही किसी से भाग रही हूं। इस पर वो परछाई और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, भाग नहीं रही तो ये फोटो फाड़ने का क्या मतलब है? तुझे क्या लगता है कि तू इस फोटो को फाड़ देगी और तेरा नसीब बदल जाएगा? अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू एकदम गलत है नैना। विवेक के साथ तेरा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, तेरा नसीब था। ये सुनकर नैना सोचने लगती है। उसे विवेक के लिए अपनी फीलिंग्स जिंदा होती महसूस होती हैं। तभी परछाई दोबारा कहती है,
नैना, मैं तुझे यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं कि तू अपने नसीब से ना ही लड़ सकती है और ना ही जीत सकती है। इसलिए तू एक्सेप्ट कर ले कि तू भी विवेक से प्यार करती है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना तू भागती रहेगी और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इस पर नैना और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूं। मुझे तुम्हारे सजेशंस की जरूरत नहीं है। मेरे मन में विवेक के लिए क्या है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूं। तुम जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर नैना पागलों की तरह उन कांच के टुकड़ों को अपने हाथों से ही इधर उधर करने लगती है, जिस कारण नैना के दोनों हाथ घायल हो जाते हैं। कुछ ही देर में फर्श पर नैना के खून के दाग लग जाते हैं। स्टडी रूम से आती आवाजों को सुनकर प्रीतम की आंखें खुल जाती हैं। वो गौर से उन आवाजों को सुनने लगता है। जब उसे समझ आता है कि ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि नैना के चीखने की हैं, तो वो भागा भागा स्टडी रूम की तरफ जाता है। जैसे ही प्रीतम दरवाजा खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नैना वहां फर्श पर बेहोश पड़ी है। उसके चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और उसके सफेद कोट की आस्तीनें भी खून से लाल हो चुकी हैं। प्रीतम ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है और भागकर एम्बुलेंस को फोन कर देता है। एम्बुलेंस को फोन करने के बाद वो देवव्रत को भी फोन करके सारी बातें बता देता है। इसके बाद प्रीतम जाकर रेखा का दरवाजा खटखटाता है। प्रीतम दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए। कुछ देर बाद रेखा अधखुली आंखों से दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या हुआ प्रीतम? मैं कुछ देर पहले ही तो गोलियां खाकर सोई थी। बता, क्या आफत आ गई जो इस वक्त ऐसे दरवाजा पीट रहा है? घबराया हुआ प्रीतम कहता है, वो नैना बिटिया बेहोश, खून, आप मेरे साथ चलो। प्रीतम की बात सुनकर रेखा को भी घबराहट हो जाती है। अगले ही पल वो प्रीतम को अपने दोनों हाथों से पकड़कर झकझोरते हुए कहती है, क्या हुआ है? सही से बताना, कोई भूत देख लिया है क्या? इस पर प्रीतम रेखा को अपने साथ आने को कहता है और रेखा उसके पीछे चली जाती है। स्टडी रूम के अंदर का नजारा देखकर रेखा के शरीर में भी कंपकपी छूट जाती है। वो भागकर नैना के पास जाती है और उसके चेहरे पर थपकियां देते हुए कहती है, नैना, नैना, उठ जा बेटा। ये सब क्या किया तूने? प्रीतम, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। ये सुनकर प्रीतम घबरा कर कहता है, मैंने पहले ही एम्बुलेंस को बुलवा लिया है और देवव्रत भी आता ही होगा। इतनी देर में दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देती है और कुछ मिनटों बाद एम्बुलेंस रेखा के घर के बाहर आकर रुक जाती है। क्या नैना इस सदमे से उभर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। करने की बात से साफ साफ इनकार कर देती है, जिसे सुनकर नैना इमोशनल हो जाती है। रेखा हॉल में लगी टीवी ऑन कर देती है और न्यूज देखने लगती है। एक दो चैनल चेंज करने के बाद उसकी नजर नैना के वायरल वीडियो पर पड़ती है और पूरा वीडियो देखने के बाद रेखा नैना को घूर कर देखने लगती है। रेखा नैना से कहती है, ये सब क्या है? और देवव्रत, तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? ये सुनकर देवव्रत अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है और नैना कहती है, मैं तो वर्कशॉप देखने गई थी, पता नहीं किसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी। रात में अचानक उठने के बाद नैना को फ्रेम के टूटे कांचों के टुकड़ों में उसकी ही परछाई दिखाई देती है। उसकी परछाई नैना से विवेक के लिए उसकी फीलिंग्स को मानने के लिए कहती है, जिस पर नैना बेसुध होकर कांच के टुकड़ों को हटाने लगती है और बेहोश हो जाती है। प्रीतम ये सब देखकर एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। पैरामेडिकल स्टाफ भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और नैना की पल्स चेक करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो नैना को स्ट्रेचर पर लिटाकर घर से बाहर निकालते हैं और उसे एम्बुलेंस में डाल देते हैं। तभी देवव्रत भी वहां पर पहुंच जाता है। देवव्रत अपनी बाइक से उतरते ही सबसे पहले एक नर्स के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ नर्स? नैना ठीक तो है ना? देवव्रत की बात सुनकर नर्स कहती है, देखिए, फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते,
पर हमें जल्द से जल्द पेशेंट को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इन्हें शायद कोई शॉक लगा है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। देवव्रत सीधा घर के अंदर चला जाता है और वहां उसे स्टडी रूम के बाहर बैठकर रोती हुई रेखा दिखाई देती है। देवव्रत को देखते ही रेखा एकदम से रोते हुए देवव्रत से कहती है, देखा ना देवव्रत, नैना को क्या हो गया है? शाम तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक ये क्या हो गया? रेखा को ऐसे बिलखता हुआ देखकर देवव्रत रेखा से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, नर्स ने कहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एम्बुलेंस के साथ ही हॉस्पिटल जा रहा हूं, आप चिंता मत करो, नैना एकदम ठीक हो जाएगी। इतना कहकर देवव्रत प्रीतम की तरफ जाता है और उससे कहता है, काका तुम तब तक मैडम का ध्यान रखना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से कॉल करूंगा। देवव्रत भागता हुआ वहां से निकलकर अपनी बाइक स्टार्ट करके एम्बुलेंस का पीछा करने लगता है। एम्बुलेंस तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ने लगती है और एम्बुलेंस के अंदर पैरामेडिक्स नैना के वाइटल साइंस की हर एक रीडिंग पर नजर रख रहे थे। तभी अचानक से वहां लगे पेशेंट मॉनिटर में कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसे देखकर सब के सब घबरा जाते हैं। अगले ही पल नैना का शरीर कांपने लगता है, जिस पर पैरामेडिकल स्टाफ उसे एक इंजेक्शन दे देता है और अगले ही पल नैना बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। एम्बुलेंस के रुकते ही पैरामेडिक्स नैना को जल्दी से एक स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं। देवव्रत भी अपनी बाइक पर हॉस्पिटल के कंपाउंड में पहुंच जाता है और अपनी बाइक स्टैंड पर लगाकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। नैना की हालत देखने के बाद मेडिक्स उसे सीधा आईसीयू में लेकर जाते हैं। आईसीयू के बाहर देवव्रत डीन शर्मा का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद डीन शर्मा वहां आ जाते हैं और तेजी से आईसीयू के अंदर चले जाते हैं। देवव्रत आईसीयू के बाहर लॉबी में इधर उधर टहलने लगता है। सारी रात नर्स और डॉक्टर्स आईसीयू से अंदर बाहर करते रहते हैं, पर कोई भी देवव्रत को कुछ नहीं बताता है। उधर चिंता के मारे रेखा का भी बुरा हाल था। कुछ ही देर में डीन शर्मा आईसीयू से बाहर निकलते हैं और देवव्रत के पास आकर कहते हैं, अब नैना जी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर देवव्रत एकदम से कहता है, क्या हुआ था नैना को? क्या मैं उनसे जाकर मिल सकता हूं? इस पर डीन शर्मा कहते हैं, शायद उन्होंने कुछ दिनों से ढंग से खाया पिया नहीं था, इसलिए उनकी बॉडी में शुगर लो हो गई थी और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी लो हो गया था। इन सब के बीच किसी इंसिडेंट ने शायद इस प्रोसेस को और ज्यादा ट्रिगर कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें एनाफिलेटिक शॉक लगा था। ये सुनकर देवव्रत कहता है, क्या मैं नैना को देख सकता हूं? इस पर डीन शर्मा कहते हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते, हम कुछ देर में इन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप उन्हें देख सकते हैं। ये सुनकर देवव्रत थोड़ा सा रिलैक्स होता है और डीन शर्मा वहां से जाने लगते हैं। डीन शर्मा के जाते ही देवव्रत रेखा को कॉल करता है। रेखा की कॉल उठाते ही देवव्रत कहता है, मैडम अब नैना ठीक है, उसे थोड़ी देर में वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर रेखा कहती है, चलो ये बहुत अच्छी बात है, मैं सुबह होते ही वहां आ जाऊंगी, तुम मुझे थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट देते रहना। इतना कहकर रेखा फोन रख देती है। यहां राहतगढ़ में फोन पर सामने वाले शख्स की बातों को ध्यान से सुन रही मोनिका जैसे ही उससे कुछ कहने लगती है, वो शख्स मोनिका से कहता है, देख तू अगर आजाद की जिंदगी चाहती है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। अगर ये रेड वाली बात राजा साहब तक गई तो आजाद तो जान से जाएगा ही, मगर फिर तेरा क्या होगा ये सोच लेना। ये सुनते ही मोनिका सामने वाले शख्स से कहती है, अरे तुम हो कौन और आजाद कहां है? जब तक तुम मेरी आजाद से बात नहीं करवाते मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारे पास है? मोनिका के ऐसा कहने पर वो अनजान शख्स फोन पर आजाद से बात करवाता है। आजाद कहता है, मोनिका तुमने राजा साहब को कुछ बताया तो नहीं ना? आजाद की आवाज सुनते ही मोनिका उससे कहती है, नहीं अभी तक तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, मगर ये सब हो क्या रहा है? तुम कहां हो, कौन है ये लोग, और ये रेड वाली बात? तुम्हें पता भी है मैं किस मुसीबत में फंस गई हूं आजाद? मोनिका लगभग चिल्लाते हुए आजाद से ऐसा कहती है। तब आजाद उसे जवाब देते हुए कहता है, मोनिका मैं समझ रहा हूं, मगर हो सके तो प्लीज तुम मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। प्लीज तुम बस इस सिचुएशन को संभाल लो
बाकी मैं आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूं। मगर ये सब मैं कैसे करूं आजाद? मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और बता देगा। इतनी बड़ी बात राजा साहब से छुपेगी तो नहीं ना? मोनिका जैसे ही आजाद से ऐसा कहती है, वहां दूसरी तरफ वो शख्स आजाद से फोन लेकर मोनिका से कहता है, तो या कोई भी ये बात राजा साहब को नहीं बताएगा और ये जिम्मेदारी तेरी है। अरे ये क्या बात हुई? मैं कैसे किसी को ऐसा करने से मना कर सकती हूं? इस पर सामने वाला शख्स मोनिका से कहता है, आजाद की जान प्यारी है तो ये गलती ना हो इसका तुझे ध्यान रखना होगा। इतना कहकर वो आदमी फोन काट देता है। उसके फोन काटते ही मोनिका परेशान हो जाती है और वो दोबारा से उसी नंबर पर फोन लगाती है, मगर अब वो नंबर बंद है। मोनिका के पसीने छूटने लगते हैं और उसकी नजरों के सामने सारी सिचुएशन घूमने लगती है। वो पागलों की तरह महल में इधर उधर घूमने लगती है। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नैना को आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने की तैयारी में लगे हैं। कुछ ही देर में वो नैना को लेकर आईसीयू से बाहर निकलते हैं और प्राइवेट वार्ड की तरफ जाने लगते हैं। देवव्रत भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। डॉक्टर्स नैना को वार्ड के बेड पर लिटा देते हैं। देवव्रत डॉक्टर से कहता है, नैना को यहां कब तक रहना पड़ेगा डॉक्टर? ये सुनकर डॉक्टर कहते हैं, हमें लगता है कि एक बार इन्हें होश आ जाए तो हम इनके कुछ और टेस्ट करेंगे और अगर ये उस टेस्ट को पास कर लेती हैं तो हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। देवव्रत भी नैना के हाथों को देखता है और उन पर पड़े घावों को देखकर वो सिहर जाता है। यहां अपने कमरे में राजा साहब कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तभी वहां विवेक आ जाता है। विवेक के आते ही राजा साहब सबसे उसका परिचय करवाते हुए कहते हैं, तो ये हैं हमारे पोते, इस महल के उत्तराधिकारी, जो अब हमारे होटल, माइनिंग, गारमेंट और बाकी सारे बिजनेस को देखेंगे। राजा साहब की इस डिक्लेरेशन से विवेक सख्ते में आ जाता है और वो राजा साहब को देखने लगता है। राजा साहब के चेहरे पर स्माइल है और सामने बैठे हर शख्स की भौहें चढ़ जाती हैं, जैसे मानो उनके जहन में कई सवाल चल रहे हों, मगर किसी की भी राजा साहब से एक भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती और सभी अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लिए विवेक की तरफ देखते हैं। यहां विवेक मन ही मन में सोचता है, दादाजी ऐसा कैसे कर सकते हैं आप जानते हैं मैं यहां कुछ दिनों का मेहमान हूं। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे ये बात पता है कि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं यहां रुक जाऊं, इस महल में कैद होकर। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। ये राजपाट, शानो शौकत, शाही लाइफस्टाइल, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं एक सिंपल आदमी हूं और अपनी जिंदगी सिंपल ढंग से ही जीना चाहता हूं। सॉरी दादाजी, मैं इस काम के लिए सही इंसान नहीं हूं। ऐसा सोचते हुए विवेक राजा साहब को देखता है और उनसे कहता है, दादाजी, मुझे आपके बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है और वैसे भी हमेशा से आजाद नहीं तो सब कुछ संभाला है। वो आगे भी इस बिजनेस को संभाल लेगा। ये सुनते ही सामने बैठे लोगों को झटका लगता है। तभी राजा साहब विवेक से कहते हैं, हाँ विवेक, मैंने भी यही सोचा था, मगर उसे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा तो मुझे यह फैसला लेना ही सही लगा। कम ऑन दादाजी, अगर वो गया है तो लौट आएगा। उसके जाने पर आप इस तरह का डिसीजन तो नहीं ले सकते ना। विवेक के ऐसा कहने पर राजा साहब का मुंह बन जाता है और वो विवेक से थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, देखो विवेक, आज नहीं तो कल तुम्हें ये सब करना ही होगा, तो बेहतर तो यही है कि तुम अभी से इन सब में इन्वॉल्व हो जाओ और सीख लो। मगर दादाजी, विवेक जैसे ही कुछ कहने लगता है राजा साहब उसे हाथों के इशारे से चुप रहने के लिए कहते हैं। विवेक दूसरों के सामने अपने और दादाजी के इश्यूज को सबके सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए राजा साहब के एक इशारे पर वो चुप हो जाता है। तब राजा साहब सामने बैठे लोगों से कहते हैं, तो मेरा पोता दुनिया में हर बात की खबर रखता है। उसका जनरल नॉलेज यहां मौजूद हर शख्स के नॉलेज से कहीं ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई में हमेशा से ही अव्वल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप सबको जल्द से जल्द विवेक को उसके टास्क के बारे में बता देना चाहिए। राजा साहब की इस इशारे को वहां बैठे सभी लोग समझ जाते हैं
और विवेक को अपने बिजनेस के बारे में सब बताना शुरू करते हैं। यहां आजाद कुछ दोस्तों के साथ बैठा शराब पी रहा है और वो उनसे कहता है, यार तुम्हें जो करना है करो, मगर मेरी मोनिका को परेशान मत करो। तुमने देखा जैसे ही उसने मेरी आवाज सुनी थी वो कितना परेशान हो गई थी। प्लीज तुम लोग अपने इस गंदे खेल में उसे शामिल मत करो। आजाद जैसे ही गंदे खेल की बात करता है, सभी दोस्तों में से एक दोस्त फारूक उठकर आजाद का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, अबे ओए भिखारी आशिक, कब से तुझे ये करने के लिए कह रहे थे हम लोग। जब तेरे से नहीं हुआ तो अब हम लोगों को करना पड़ रहा है ना। और हां, ये तेरी आशिकी वहां जाकर निभाना। अब जब तक ये रेड का कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता, हमें बस शांत रहना होगा, समझा। ये सुनते ही आजाद अपनी भौहें चढ़ाता हुआ अपने दोस्त को देखता है। उसे होश नहीं है, मगर फिर भी वो मोनिका के परेशान होने पर दुखी हो रहा था। वो अपने दोस्तों से कहता है, ठीक है, जब यहां मेरे प्यार की किसी को कदर ही नहीं है तो मैं जा रहा हूं अपनी मोनिका के पास। तुम लोगों को जो करना है कर लो। ऐसा कहकर आजाद वहां से जाने लगता है कि तभी फारूक उसके कान के नीचे एक जोरदार तमाचा मारकर कहता है, तुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या हो रहा है? पहले तो हम तेरी हीरोइन को डराने के लिए तेरे नाम का झूठ बोल रहे थे, मगर अब अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तू सच में जान से जाएगा। इस पर आजाद के होश उड़ जाते हैं और वो फारूक और अपने बाकी दोस्तों को घूर कर देखने लगता है। आखिर यहां ये सब चल क्या रहा है और अब अपने ही दोस्तों के बीच फंसा आजाद क्या करेगा? नैना का क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आजाद फारूक और बाकी के दोस्तों को देखकर घूरने लगता है। पलटकर जैसे ही वो फारूक पर हाथ चलाता है, बाकी के दोस्त बीच में आ जाते हैं और उनमें हाथापाई होने लगती है। खुद को बचाता हुआ आजाद अपने दोस्तों से कहता है, सालों कुत्तों, मैं तुम सबको देख लूंगा। इस पर उसके दोस्त उसको जोर से पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुझे जिसका जो उखाड़ना है उखाड़ लेना, मगर अभी तो हमारे प्लान के बीच में नहीं आ सकता। ऐसा कहकर वो सब मिलकर आजाद को एक कमरे में बंद कर देते हैं। आजाद उन्हें चिल्लाकर कहता है, तुमको भी जो करना है करो, मगर अगर मोनिका पर आंच आई तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ऐसा कहकर आजाद मन ही मन में मोनिका से माफी मांगने लगता है। यहां मुंबई में रेखा नैना से मिलने के लिए निकलती है। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले वो देवव्रत से कॉल पर बात करती है। देवव्रत उसे बताता है कि डॉक्टर्स नैना के कुछ और टेस्ट करने की बात कर रहे हैं। देवव्रत की बात सुनकर रेखा कहती है, ठीक है, तुम ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। इतना कहकर रेखा फोन रख देती है और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। कुछ ही देर में रेखा की कार हॉस्पिटल की बेसमेंट पार्किंग में पहुंच जाती है। रेखा दरवाजा खोलकर कार से उतर जाती है और एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका ड्राइवर पीछे से उसे आवाज लगाता है, जिसे सुनकर रेखा गुस्से में पीछे मुड़ती है। रेखा देखती है कि उसका ड्राइवर रेखा की व्हीलचेयर लिए खड़ा है। तभी रेखा को अपनी ड्रामा की स्क्रिप्ट याद आ जाती है और वो बिना कुछ कहे वापस आकर व्हीलचेयर पर बैठ जाती है। ड्राइवर जल्दी से व्हीलचेयर को लेकर एलिवेटर में घुस जाता है। हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और ड्राइवर रेखा को लेकर एलिवेटर से बाहर निकलता है और नैना की वार्ड की तरफ जाने लगता है। नैना के वार्ड के बाहर देवव्रत को खड़ा देखकर रेखा कहती है, नैना ठीक है ना अब? ये सुनकर देवव्रत रेखा से कहता है, हाँ, पर अभी नैना को होश नहीं आया है। इस पर रेखा देवव्रत को वार्ड का दरवाजा खोलकर अंदर चलने को कहती है। दोनों वार्ड के अंदर आ जाते हैं। रेखा नैना के पास जाकर उसके हाथों को देखते हुए कहती है, ये सब क्या कर लिया नैना तुमने, और मैं ये समझ क्यों नहीं पाई कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तभी देवव्रत का फोन बजता है। देवव्रत स्क्रीन की तरफ देखता है और फोन उठाता है। उसके फोन उठाते ही सामने वाला आदमी कहता है, भाई, रैली की तैयारियां हो गई हैं, आप कब तक आ जाओगे? ये सुनकर देवव्रत कहता है, मुझे लगता है कि हमें रैली पोस्टपोन करनी पड़ेगी। देवव्रत की यह बात सुनकर रेखा एकदम से कहती है, नहीं,
कुछ पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, रैली अपने टाइम पर ही होगी। इस पर देवव्रत कहता है, पर नैना। ये सुनकर रेखा कहती है, उसकी केयर के लिए डॉक्टर्स हैं यहां पर, और वैसे भी इस रैली पर मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। देवव्रत फोन पर कहता है, ठीक है, मैडम और मैं थोड़ी ही देर में ऑफिस आ जाएंगे। ये कहकर देवव्रत फोन रख देता है और रेखा उससे कहती है, मैं डीन शर्मा से बात कर लेती हूं और उन्हें नैना की वार्ड में एक पर्सनल नर्स भिजवाने के लिए कह देती हूं। ये कहकर रेखा फोन निकालकर डीन शर्मा से बात कर लेती है। बात करने के बाद वो देवव्रत को चलने का इशारा कर देती है। देवव्रत रेखा की व्हीलचेयर को धकेलकर एलिवेटर की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल बेसमेंट की पार्किंग में पहुंच जाते हैं, जहां रेखा का ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा होता है। उन दोनों को देखते ही ड्राइवर दरवाजा खोल देता है और रेखा और देवव्रत दोनों कार में बैठ जाते हैं। अगले ही पल कार हॉस्पिटल से निकल जाती है। वहां राजा साहब के कमरे में सभी लोग विवेक को बिजनेस के बारे में बताते हैं, मगर विवेक सर दर्द का बहाना करते हुए उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मुझे लगता है हमारी ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, मगर न जाने क्यों मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मेरे सर में थोड़ा दर्द है। आप कहें तो हम इस मीटिंग को दोबारा कर सकते हैं। विवेक के ऐसा कहने पर पास ही अपने रूम में बनी लाइब्रेरी के पास खड़े राजा साहब विवेक की तरफ देखते हैं और यहाँ ये सभी लोग विवेक की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाते हैं। तब विवेक के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आते हैं और वो वहां से बिना समय गंवाए निकल जाता है। विवेक के जाते ही वो सब भी वहां से जाने लगते हैं, मगर राजा साहब उन सबको रुकने के लिए कहते हैं। वहां विवेक जैसे ही राजा साहब के कमरे से बाहर निकलता है, वो मन ही मन में सोचता है, नहीं दादाजी, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। आप मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। मेरी अपनी एक जिंदगी है, मैं आप लोगों की तरह नहीं जी सकता। ऐसा सोचते हुए विवेक महल से बाहर की ओर जाता है। तब उसकी नजर मोनिका पर पड़ती है, जो बहुत परेशान लग रही है। तब विवेक उसके पास जाता है और उससे कहता है, मोनिका, अब मैं तुम्हें बताकर जा रहा हूं कि मैं अब यहां किसी के भी कहने पर वापस नहीं आने वाला हूं। मोनिका विवेक को देखते ही शॉक्ड हो जाती है और वो विवेक से पूछती है, कुंवर सा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकती हूं कि राजा साहब ने आपको इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया था? इस पर विवेक मोनिका से कहता है, जिस लिए उन्होंने तुम्हें मुझे वापस लाने के लिए भेजा था। नहीं कुंवर सा, राजा साहब को तो पता ही नहीं है कि आप महल से बाहर गए थे। मोनिका के ऐसा कहने पर विवेक भरोसा नहीं कर पाता और उससे कहता है, ओह रियली? तो फिर शायद वो तुम्हारे थ्रू जो करवाना चाहते थे वो उन्होंने डायरेक्टली ही करने की कोशिश की। अभी विवेक की बातें मोनिका के सर के ऊपर से जाती हैं। तब मोनिका विवेक से कहती है, सॉरी कुंवर साहब, मैं समझी नहीं। मोनिका, दादाजी जानते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूं, इसीलिए वो हमेशा तुमसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम मुझे यहां कैसे भी करके रोक कर रखो, ताकि मैं यहां के तौर तरीकों को सीख जाऊं और वक्त रहते यहां रहना शुरू कर दूं। ये सुनकर मोनिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब वो समझ जाती है कि अंदर क्या हुआ होगा। तब मोनिका विवेक से कहती है, कुंवर सा, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब राजा साहब की खुशी के लिए किया है। आपको जो अच्छा नहीं लगा उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। अब क्योंकि मैं जानती हूं कि आप यहां से चले जाएंगे, तो एक आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहती हूं। ये सुनकर विवेक हाँ में सर हिलाता है। तब मोनिका विवेक से कहती है, कुंवर सा, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि वो कड़वी सच्चाई है जिसे जानने के बाद शायद आपको राजा साहब और इस रियासत पर थोड़ी दया आ जाएगी। मोनिका की इस बात पर विवेक की भौहें चढ़ जाती हैं। तब मोनिका अपनी बात पूरी करते हुए विवेक को बताती है, कुंवर सा, इस लावारिस रियासत के राजा साहब आखिरी पहरेदार हैं और ये बात हर कोई जानता है। जिसको देखो बस गिद्ध की तरह इस रियासत पर नजर जमाए बैठा है। भगवान न करे कि अगर कभी यहां कुछ अनहोनी हो गई तो ये रियासत अपना अस्तित्व खो देगी और एक दिन ये भी बाकी रियासतों की तरह खंडहर में बदल जाएगी। विवेक मोनिका की बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो मोनिका से इस बात का मतलब समझना चाहता है, इसलिए अब वो मोनिका की हर बात को ध्यान से सुनता है। उधर मुंबई में रेखा के घर पर प्रीतम पुरुषोत्तम जी की स्टडी रूम की सफाई कर रहा होता है। चारों तरफ बिखरे कांच के टुकड़े
और उन पर खून की छींटें देखकर उसका दिल भी पसीज जाता है। तभी कहीं से मोबाइल के रिंग होने की आवाज आती है। प्रीतम आवाज को सुनते हुए मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। उसे मोबाइल मिल भी जाता है। स्क्रीन पर शेखर का नाम देखकर प्रीतम सोचता है, नैना बिटिया का मोबाइल, मुझे कॉल उठाना चाहिए या नहीं। पर अगले ही पल वो कॉल उठा लेता है। प्रीतम की कॉल उठाते ही शेखर कहता है, कहाँ हो यार नैना, मैंने तुम्हें कितने कॉल और कितने मैसेजेस किए हैं। ये सुनकर प्रीतम कहता है, मैं प्रीतम बात कर रहा हूँ, नैना बिटिया तो यहाँ नहीं है। प्रीतम की आवाज सुनकर शेखर चौंक जाता है और कहता है, प्रीतम काका, मैं शेखर बात कर रहा हूँ। नैना का मोबाइल आपके पास क्यों है और नैना कहाँ है? ये सुनकर प्रीतम कहता है, शेखर बेटा, कल रात नैना बिटिया की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जल्दबाजी में बिटिया का मोबाइल यहीं छूट गया है और मैं अभी कमरे की सफाई करने आया तो मुझे रिंग सुनाई दी तो मैंने कॉल उठा लिया। नैना के हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर शेखर कहता है, क्या हुआ नैना को? नैना ठीक तो है ना? कहाँ लेकर गए हैं उसे? इस पर प्रीतम शेखर से कहता है, बिटिया को क्या हुआ इसका तो मुझे पता नहीं है, पर उसे एम्बुलेंस में लेकर गए हैं। रेखा मैडम और देवव्रत भी हॉस्पिटल ही गए हैं, पर तुम चाहो तो देवव्रत से कॉल करके एड्रेस पूछ लो। ये सुनकर शेखर कहता है, ठीक है काका, मैं पता लगवाता हूं। और इतना कहकर शेखर फोन रख देता है और प्रीतम मोबाइल को वहीं टेबल पर रखकर अपने काम में लग जाता है। प्रीतम से बात करने के बाद शेखर परेशान था। वो कैसे भी करके ये जानना चाहता था कि नैना किस हॉस्पिटल में एडमिट है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से पता करे। उसे परेशान देखकर पार्वती जी वहां आती हैं और कहती हैं, शेखर, मैं सुबह से ही तुम्हें देख रही हूं, तुम बहुत बेचैन से नजर आ रहे हो। ये सुनकर शेखर उदास होने का नाटक करते हुए कहता है, मां, नैना किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पर पार्वती जी भी चौंक जाती हैं और कहती हैं, क्या? ये तुमसे किसने कहा? और क्या हुआ है नैना को? ये सुनकर शेखर कहता है, मैं कल शाम से ही नैना को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो कॉल नहीं उठा रही थी। मैंने सुबह दोबारा कॉल किया तो उसका मोबाइल प्रीतम काका के पास था। उन्होंने ही मुझे बताया कि रात को अचानक से नैना की तबीयत खराब हो गई थी और उसे रातों रात हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। शेखर की बात सुनकर पार्वती जी कहती हैं, तू भी तो 6 महीने तक हॉस्पिटल में रहा था, तब तेरे साथ कौन था? तेरा हाल चाल लेने कौन आया था? पार्वती की यह बात सुनकर शेखर भड़क जाता है और कहता है, सुबह सुबह फिर वही बातें। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे पिछली बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप है कि सीरियस सिचुएशन में भी ताने मार रही हैं। ये सुनकर पार्वती जी कहती हैं, अब मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू जानना चाहता है ना कि मैं उस नैना या उसकी फैमिली को पसंद क्यों नहीं करती? तो सुन, आज तेरी जो भी हालत है ना, उसके पीछे रेखा का ही हाथ है। रेखा कभी नहीं चाहती थी कि नैना हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली की बहू बने। उसने ही तेरा एक्सीडेंट करवाया था, और इतना ही नहीं, जब तू आईसीयू में था उसके गुंडे ने आकर मुझे धमकाया भी था। पार्वती की बात सुनकर शेखर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है, और नैना को यह सब पता था? इस पर पार्वती जी कहती हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, उसे पता था या नहीं, पर मुझे ये जरूर पता है कि तेरी इस हालत के पीछे उसका ही परिवार है। ये सुनकर शेखर अपनी मुट्ठियां भींच लेता है और कहता है, अगर ये सच है तो मैं उसके परिवार को बर्बाद करके ही दम लूंगा। एक्सीडेंट की सच्चाई जानने के बाद क्या होगा शेखर का अगला कदम, जानने के लिए सुनते रहिए श्रीमान सुपर रिच, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।